हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में कर रहे थे उत्तराखंड का एक इम्पॉर्टेंट पेपर, और इसमें हम लोग ऑलरेडी हाफ पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा जो रहेगा वो नेक्स्ट रहेंगे क्वेश्चन। तो हम लोग उत्तराखंड 2017 का पेपर करने वाले हैं और इसी के साथ साथ जानने वाले हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे 51 से, क्योंकि हमने 50 तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो 51 पे जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ दीज टेस्ट इज़ नॉट अ पैरामेट्रिक टेस्ट। तो हमें इसमें बताना है कौन सा टेस्ट जो है वो पैरामीट्रिक परीक्षण का टेस्ट नहीं है, ये हम लोग को बताना है। तो टी टेस्ट आप लोग जानते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट जानते हैं, और प्रोडक्ट मेथड, मोमेंट मेथड भी पता है। रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमन। तो यहाँ पे जो इसका नहीं है टेस्ट पैरामीट्रिक, वो है काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं है। बाकी ये सारे जो टेस्ट है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तो बहुत पूछता है कि सेंट्रल टेंडेंसी से कौन सा संबंधित है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है केंद्रीय प्रवृत्ति, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति से कौन सा संबंधित है ये आपको बताना है। तो रेंज का मतलब हो गया विस्तार, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब हो गया मानक विचलन, और रॉ स्कोर का मतलब हो गया अपरिपक्व स्कोर, और इसका मीन का मतलब हो गया मध्यमान। तो यहाँ पूछ रहा है कौन संबंधित है उससे, मतलब कौन सा रिलेटेड है किससे, सेंट्रल टेंडेंसी से। तो जो ये वाला क्वेश्चन है यूजीसी में कई बार रिपीट हो चुका। तो सेंट्रल टेंडेंसी जहाँ भी होगा वहाँ आपका आंसर मीन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर यहाँ पे पूछेगा डिस्प्रेशन का कौन सा सबसे अच्छा मेथड है, तो आपका होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको तीनों का ही मतलब पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इज द फील्ड ऑफ इंक्वायरिंग दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द मेथड्स पीपल एम्प्लॉय टू मेक सेंस आउट ऑफ देयर वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वह क्षेत्रीय ज्ञान जिसके अंतर्गत जन सामान्य को उसी रूप में ज्ञान उपलब्ध कराना है जिस प्रकार वह स्वयं किसी भी वस्तु के बारे में एक सामान्य ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये है, जैसे वो ज्ञान प्राप्त करता है वैसे ही आपको उसी रूप में जन सामान्य को आपको ज्ञान प्राप्त कराना है। तो ये क्या करता है? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म करेगा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, या फिनोमेनोलॉजी करेगा, प्रघटनावाद, या फिर डायलेक्टिकल मेथड करेगा, द्वंद्वात्मक विधि, या फिर एथनोमेथडोलॉजी, निर्जातीय पद्धति शास्त्र करेगा। तो यहाँ पे जो है वो क्षेत्रीय ज्ञान की बात कर रहा है, फील्ड की बात कर रहा है, और उसके अंतर्गत यहाँ पे पीपल्स की बात कर रहा हूँ। सबसे जो आपको मेन की पॉइंट दिख रहा है वो है मेथड। मेथड का मतलब होता है विधि, और जहाँ पे भी मेथड या विधि की बात आती है वहाँ पे आपका आंसर हो जाता है सिंपली एथनोमेथडोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा एथनोमेथडोलॉजी। सोशियोलॉजी इज सोशल कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू। तो किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है? सोशल कॉन्शियसनेस यानी सामाजिक चेतना है, तो किसके अनुसार है? कार्ल मार्क्स, सी राइट मिल्स, कॉम्टे, या फिर पीटर बर्जर। तो पीटर बर्जर को हम लोग पढ़ते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, और उसी में हमारा जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक चेतना हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द बुक फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड इज रिटन बाय। तो ये तो आपको पता ही है, सोशल वर्ल्ड फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड बुक किसने लिखी है? शूट्स ने लिखी है। कौन से ईयर में लिखी है? तो 1932 में लिखी है। ईयर मैं इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आजकल सीक्वेंस में पूछता है तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। वेस्टर्न कैपिटलिज्म इज द कंजंक्शन ऑफ डिज़ायर ऑफ प्रॉफिट और रैशनल डिसिप्लिन, और हु सेड दिस। तो ये किसने कहा है? पश्चिमी पूंजीवाद के बारे में। वेस्टर्न कैपिटलिज्म का मतलब पश्चिमी पूंजीवाद के बारे में। ये किसने कहा है? कि नंबर 1 डिज़ायर फॉर प्रॉफिट मतलब मुनाफे की इच्छा, दूसरा है रैशनल डिसिप्लिन यानी तार्किक अनुशासन का योग है। तो आपको ये याद रखना है पूंजीवाद के बारे में ये किसने कहा कि ये एक तो मुनाफे की इच्छा है, दूसरा तार्किक अनुशासन का योग है।
तो अगर आपको पता होगा वेस्टर्न कैपिटलिज्म के बारे में बात किसने की, पश्चिमी पूंजीवाद के बारे में, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो डेहरनडाफ हो जाएगा, कोजर हो जाएगा, हैबरमास हो जाएगा, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैबरमास। उन्होंने पश्चिमी पूंजीवाद को के बारे में बताया कि ये मुनाफे की इच्छा होती है और तार्किक अनुशासन का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो फंक्शनलिज्म ऑपरेट्स विद द डिस्क्रिप्टिव मॉडल ऑफ सोसाइटी दैट सीज सोसाइटी एज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट विच फॉर्म अ पैटर्न, हु हैज़ स्टेटेड दिस व्यू। तो ये किसने कहा है कि जो नव प्रकारवाद है वो समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव मॉडल से क्रियाशील होता है, जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना है। ये किसने कहा है, प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना है, ये विचार किसका है। तो आपको ये सब समझने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। यहाँ पे न्यू फंक्शनलिज्म के बारे में बात कौन करता है आपको वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर ही फर्स्ट नंबर पे है, तो अलेक्जेंडर आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has opposed humanistic and Hegelian movement within Marxism। तो किसने मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवतावादी, और हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में विरोध किया है। तो यहाँ पे क्या है, विरोध किया है किसका, मानवतावादी और हिगेलियन आंदोलन का विरोध किया है। ये किस मार्क्सवादी संदर्भ में विरोध किया। तो कौन है, अलेक्जेंडर, अल्थुजर, गेटिंग्स या फिर हैबरमास। तो ये अल्थुजर हैं जिन्होंने मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में विरोध किया। Who among the following theorists sees contemporary society as a dead culture। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले पार्ट में कि डेड कल्चर की जब बात होगी तो वहाँ पे आंसर आपको क्या होगा पता होगा। विथ डेथ डूइंग बीइंग द पैराडाइम ऑफ ऑल सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो मैं इसकी हिंदी बता दूँ, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का कारण रहा है। तो जो ये है इसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं, सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का उदाहरण रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे डेड कल्चर से और हमारा आंसर हो जाएगा पोडिलार्ड। टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी, हु सेड दिस। तो किसी भी वास्तविकता को समझने के लिए मूल पाठ, टेक्स्ट मतलब मूल पाठ इम्पॉर्टेंट है, ये किसने कहा। ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, बोर्डेयू, डेरिडा, फूको, एंथोनी गिडिंग्स। तो आपका आंसर हो जाएगा डेरिडा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। In the context of post-structuralism, who has argued that what takes place on the state represent what takes place in the real life। इसका मतलब है उत्तर संरचनावाद के संदर्भ में किसने यह तर्क दिया कि जो भी मंच पे घटित होता है वह वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। जो भी मंच पे दिखाया जाता है वही वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कौन है ये आपको पता होगा, तो आंसर आप कर लेंगे। फूको का तो आपको पता है, इस पे काम नहीं, गेडिंग्स का भी नहीं है और बोर्डेयू का भी नहीं। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जो ये बात कही वो डेरिडा ने कही। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। और उन्होंने कहा जो भी मंच पे घटित होता है वो वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज द रिजल्ट ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कौन सी समस्या सांस्कृतिक विविधता का परिणाम है ये आपको बताना है। क्षेत्रवाद और रिलीजियस टेंशन यानी धार्मिक तनाव, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भाषाई विभिन्नता, या रीजनलिज्म। तो ये तीनों ही है कल्चरल डाइवर्सिटी का परिणाम। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो अभी पूछ रहा था कौन कल्चरल डाइवर्सिटी है, यहाँ पूछ रहा कौन कल्चरल डाइवर्सिटी का सूचक नहीं है, यानी सांस्कृतिक विविधता का सूचक कौन नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रजाति, रेस मतलब प्रजाति, कास्ट मतलब जाति, और
क्लास मतलब वर्ग और रिलीजन मतलब धर्म। तो ये जब भी आपको कल्चरल डाइवर्सिटी का मिलेगा तो आप उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्लास है वो उसमें वर्ग जो है वो उसमें उस कैटेगरी में नहीं आएगा। विभिन्न प्रजाति के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न धर्म के लोग हैं, ये सब आएंगे, लेकिन वर्ग उसमें नहीं आता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फीचर ऑफ सोशल मूवमेंट। तो जो सामाजिक आंदोलन है उसके लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है वो आपको बताना है। तो कलेक्टिव मोबिलाइजेशन यानी सामूहिक गतिशीलता, रेवोल्यूशन यानी क्रांति, आइडियोलॉजी विचारधारा, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स चेंज परिवर्तन के प्रति अभिविन्यासीकरण। तो जो इसका फीचर नहीं है, सोशल मूवमेंट का फीचर नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आयोग ने इसका आंसर करेक्ट बताया था वो रेवोल्यूशन यानी जो क्रांति था वो आवश्यक लक्षण नहीं है। मूवमेंट में जरूरी नहीं है कि क्रांति हो, लेकिन सामूहिक गतिशीलता तो होनी ही चाहिए। एक आइडियोलॉजी होगी तभी मूवमेंट होगा, और किसी भी परिवर्तन के प्रति एक अभिविन्यासीकरण होना चाहिए, यानी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स चेंज होना चाहिए। तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। Who is the view that the caste and untouchability do not let Hindus act of community। इसका मतलब है किसने यह विचार दिया कि जाति तथा अस्पृश्यता कास्ट एंड अनटचेबिलिटी हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते, हिंदुओं को समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देते हैं, ये किसने बताया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो जब जाति को अस्पृश्य लोगों की बात होती है और उनका बता रहा कि कम्युनिटी में काम नहीं करने देते हैं, तो आपको पता होगा कि ऐसी बात डेमो श्रीनिवास इन लोगों ने तो बोली नहीं है। थोड़ा बहुत इधर भले ही कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन ये बात बोली है अम्बेडकर ने, तो आपका अम्बेडकर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेंट कास्ट पे, और डोमिनेंट कास्ट में पूछ रहा है विच आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट एज गिवन बाय एम.एन. श्रीनिवास। तो एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट की यानी प्रभु जाति की क्या विशेषताएं दी हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला कह रहा है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिकल पावर, यानी संख्यात्मक संख्या और राजनीतिक पावर। तो इसकी बात तो वो करते हैं, तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है इकोनॉमिक पावर थ्रू ओनरशिप ऑफ लैंड, मतलब आर्थिक शक्ति भू स्वामित्व द्वारा। तो आर्थिक शक्ति की बात भी वो करते हैं, इकोनॉमिक पावर की भी बात करते हैं। उसके बाद है वेस्टर्न एजुकेशन एंड जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, पश्चिमी शिक्षा और प्रशासन में रोजगार। तो वैसे तो इसकी भी बात वो करते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन की भी बात करते हैं, और अर्बन सोर्स ऑफ इनकम यानी आय के नगरीय स्रोत, तो इसकी भी उन्होंने बात करी है। लेकिन जो आयोग ने इसमें आंसर माना, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो केवल 2 ही की उन्होंने मानी है, फर्स्ट और सेकंड को ही, थर्ड और फोर्थ को नहीं रखा है। जबकि ऑप्शन यहाँ पे ये भी था, तो ये भी करेक्ट हो सकता था, पर आयोग की माने तो आयोग ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही को माना है। तो यहाँ पे हम इसमें 2 ही को रखेंगे, क्योंकि आयोग ने जो माना वही अब आपको मानना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने इन सब की भी बात करी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन्होंने ये भी बताया है। तो यहाँ पे सी आंसर सही है अकॉर्डिंग टू आयोग। नेक्स्ट है एस.सी. दुबे पुट्स ग्रेट एम्फेसिस दैट द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द कास्ट रैंकिंग इन द विलेज रिचुअल एंड नॉट। तो एस.सी. दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और नहीं। तो धार्मिक है और क्या नहीं है वो आपको बताना है। तो एक तो उन्होंने बता ही दिया है, रिचुअल का मतलब यहाँ धार्मिक से लिया है। तो दूसरा जो है और नहीं, तो वो क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल या रिक्रिएशनल। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक आपको पता है, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक पता है, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक पता है, रिक्रिएशनल मतलब मनोरंजन पता है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक नहीं है, आर्थिक नहीं है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
हु हैड द व्यू दैट इंडियन ट्राइब्स वर बैकवर्ड हिंदू, मतलब भारतीय जनजातियाँ पिछड़े हिंदू थे, ये किसने कहा? तो ये तो घुरिये ने कहा है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है तो पता होगा। द कॉज ऑफ पॉवर्टी इज, गरीबी का कारण है इलिटरेसी अशिक्षा, पॉपुलेशन ग्रोथ जनसंख्या में वृद्धि, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव, तीनों ही जो है वो पॉवर्टी के कॉज है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैचिंग वाला, तो हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया बुक किसकी है? ये है एम.एन. श्रीनिवास की। कास्ट क्लास एंड पावर, ये बुक किसकी है? मैंने पहले ही बताया था, जब कास्ट होगा तो आंध्रे बेते हो जाएगा। होमो हायरार्कस, ये हो जाएगा जीमो। फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी, फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी इन इंडिया जो है वो किसकी है? वो है इंद्रदेव की। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ए में 4 और ए में 4 है केवल ऑप्शन 1 में, तो आपका आंसर तुरंत ही मिल गया। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो पीजेंट सोसाइटी एंड पीजेंट करके जो बुक आती है वो उसमें टी साइनन है, और पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर अगर आता है यहाँ पे, इसमें कंफ्यूजन ना हो, तो पीजेंट सोसाइटी एंड जो पीजेंट कल्चर आएगा वो हो जाएगा रेडफील्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पीजेंट सोसाइटी के साथ कल्चर लगा हुआ होगा तो रेडफील्ड हो जाएगा। लेकिन अगर पीजेंट सोसाइटी एंड पीजेंट कल्चर होगा, मतलब सोसाइटी भी और पीजेंट कल्चर भी, तो वहाँ पे टी शाइनिन हो जाएगा। तो आप ये एक बार नोट डाउन कर लेना। तो चलिए मैं एक बार यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहले तो आपने याद कर लिया फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी अगर हो तो क्या होगा? इंद्रदेव हो जाएगा। दूसरा आपको लर्न करना है, अगर पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर होगा तो क्या हो जाएगा? रेड फील्ड। और ये जो बुक है वो आई कब है? ये वाली बुक आई है 1956 को। यहीं पे जब पीजेंट की बात हुई है तो एक और पीजेंट से जो आती है वो भी आपको लर्न होना चाहिए। पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटी, ये बुक कब आई? 1971 को। ये बुक किसकी है? ये है थियोडोर शैनिन की। तो ये आप यहाँ लिख लेना, ठीक है। तो आपको ये याद करना है कि पीजेंट से करके 3 बुक थी। फोक कल्चर अगर लगा होगा पहले ही स्टार्टिंग में ही, तो फोक कल्चर एंड पीजेंट सोसाइटी हो जाएगा इंद्रदेव की। अगर पीजेंट सोसाइटी के बाद लास्ट में क्या लगा हुआ है? कल्चर, तो आपका क्या हो जाएगा? रेडफील्ड हो जाएगा 1956। और अगर पीजेंट्स एंड पीजेंट्स सोसाइटी है, समाज लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 1970 में वो बुक आई है थियोडोर शैनिन की हो जाएगी। तो एक तो आप ये याद कर लो, फोक कल्चर होगा तो इंद्रदेव, और अगर नॉर्मल कल्चर है तो यहाँ पे रेडफील्ड, और अगर सोसाइटी है तो हो जाएगा आपका टी शैनिन। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये आप ट्रिक बना लो, FCPS होगा अगर तो हो जाएंगे इंद्रदेव, और अगर PSC होगा तो हो जाएगा रेडफील्ड, और अगर PPS होगा तो हो जाएगा आपका टी शैनिन। तो इस तरह से आपको जो याद अच्छी ट्रिक लगे वो आप बना सकते हो, क्योंकि ट्रिक से ही आसान हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इंद्रदेव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रेडफील्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टी शैनिन हो जाएगा। FCPS क्या होगा? इंद्रदेव। PSC क्या हो जाएगा? रेडफील्ड। PPS क्या हो जाएगा? टी शैनिन। तो इस तरह से आप इसको लर्न करना।
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो घरेलू हिंसा का जो अधिनियम था वो पारित हुआ था 2005 में। In recent decades, India's contribution to total CO2 emission of the world has। तो हाल के दशकों में विश्व परिदृश्य में भारत के द्वारा कार्बन ऑक्साइड से उत्सर्जन में कैसा योगदान रहा है। CO2 का उत्सर्जन जो हुआ उसमें कैसा रहा है ये आपको बताना है। रिमेन स्टैग्नेंट यानी स्थिर रहा है। बीइंग इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली लगातार बढ़ रहा है, या फिर डिक्लाइन सब्सटेंटली पर्याप्त रूप से घट रहा है। डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर एरिया वाइल इंक्रीज्ड इन द इंडस्ट्रियल एरिया। कृषि क्षेत्रों में घटा है लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ा है। तो ये है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है CO2 का उत्सर्जन। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज डावरी प्रोविजन एक्ट पास। तो किस वर्ष में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। तो 1961 में हुआ था। ऑप्शन 1 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड मिसयूज ऑफ पावर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये किसके एग्जाम्पल है। भाई भतीजावाद या फिर पक्षपात। जस्ट अ मिनट। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद, फेवरेटिज्म मतलब पक्षपात, और मिसयूज ऑफ पावर यानी सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग। ये सब के किसके एग्जाम्पल है। तो ये सब है सॉलिडेरिटी के, सामाजिक एकता के, कॉन्फ्लिक्ट के, संघर्ष के, या फिर इग्नोरेंस अज्ञानता के, या फिर करप्शन यानी भ्रष्टाचार के। बोस्टल स्कूल्स आर मेड फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ पोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए बने हैं। तो वो बने हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंस यानी बाल अपराधी के लिए, वुमेन ऑफेंडर्स महिला अपराधी के लिए, या फिर कॉन्विक्ट्स यानी दोषियों के लिए, या फिर किसी में से नहीं। तो ये बने हैं बाल अपराधियों के लिए, जुवेनाइल डेलिक्वेंस के लिए। नेक्स्ट है व्हेन वाज द अनटचेबिलिटी एक्ट पास। तो अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पास हुआ था। तो वो हुआ था 1955 में। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये तो खूब पूछा गया है UGC में। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है वो कब से लागू हुआ है। तो ये नारकोटिक ड्रग्स वाला 1985 से है। ये तो बहुत UGC नेट हो और कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको दिख ही जाएगा एक नया क्वेश्चन। तो who has stated that in India direction of change is represent in a linear evolutionary form ट्रेडिशनलिज्म एंड टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। तो ये किसने कहा कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखी विकासवादी के रूप में दर्शाई गई है। लीनियर मतलब रेखीय विकासवादी के रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है। तो ये किसने कहा है। तो जब भी ऐसी कोई मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन को जोड़ने की बात हो रही हो तो आप तुरंत ही आंसर योगेंद्र सिंह कर दो, क्योंकि योगेंद्र की ही जो सबसे ज़्यादा मेन बात रही है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो वो उससे क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन वॉज यूज एज अ फंडामेंटल राइट एंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शिक्षा के अधिकार का जो शुभारंभ मूलभूत अधिकार के अंतर्गत किया गया है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जो राइट टू एजुकेशन की बात हुई, शिक्षा की बात हुई है, वो किस में बात हुई है। आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 21 में, या आर्टिकल 21A में। तो आर्टिकल 21A में बात हुई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Who recognized that globalization was beyond who recognized that globalization was bound to put प्रेशर ऑन इंडियन कल्चर। तो ये किसने माना कि जो वैश्वीकरण है वो भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है।
घुरिये, मजूमदार, योगेंद्र सिंह या अस्सी दुबे। तो मैंने आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन को और इनको इंडियन कल्चर को या ट्रेडिशन को जो जोड़ने की बात होगी वो योगेंद्र सिंह करेंगे, तो यहाँ पे आंसर योगेंद्र सिंह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सोशलॉजिकल लिटरेचर अबाउट जजमानी सिस्टम एज अ पैटर्न इंटरेक्शन अमंग द कास्ट ग्रुप। तो जजमानी सिस्टम की सबसे पहले बात किसने की, यही डायरेक्टली पूछना चाह रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्री साहित्य में सबसे पहले जजमानी सिस्टम की जातियों के मध्य प्रतिमानित अंतःक्रिया के रूप में व्याख्या की है, तो वो है विलियम वाइजर। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है Which of the following criteria were used by Sorokin in distinguishing a rural society from an urban society? तो जब सोरोकिन ने ग्रामीण समाज को नगरीय समाजशास्त्र से अलग करने के लिए निम्न में से कौन से मानदंड प्रयोग किए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। मोबिलिटी यानी गतिशीलता, हेट्रोजेनिटी यानी विजायता, साइज ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या का आकार, या सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन अंतःक्रिया की व्यवस्था, या फिर ऑक्यूपेशन व्यवसाय। तो यहाँ पे जो सोरोकिन ने जो बताए हैं वो बताए हैं कि केवल ऑक्यूपेशन यानी ओनली व्यवसाय उन्होंने बताया है, तो ये आपके लिए सही आंसर हो सकता है। जब वो ग्रामीण से नगरीय समाज को अलग करने के लिए मानदंड केवल एक मानदंड का यूज़ करते हैं, वो मानदंड है व्यवसाय। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। 73rd Constitutional Amendment is responsible for incorporation of the following provision in the Gram Panchayats. Choose the most suitable combination according to codes given below. इसका मतलब है ग्राम पंचायतों में निम्न प्रावधानों के लिए 73वां संविधान संशोधन उत्तरदायी है, जो कि आपको पता है। अब कूटे के अनुसार सबसे अधिक जो सम्यक युग्म है उसका चुनाव करना है, तो देख लेते हैं। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए आरक्षण, और रिजर्वेशन फॉर दलितों के लिए आरक्षण, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्राम सभा इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में ग्राम सभा को सम्मिलित करना, और उसके बाद है पीपल्स पार्टिसिपेशन यानी जन सहभागिता। तो जब बात करी जाती है ग्राम पंचायत में, तो उसमें उन्होंने शामिल किया है महिलाओं के लिए आरक्षण यानी ऑप्शन 1, और ऑप्शन 1 हमारा ऑलमोस्ट फर्स्ट और सब में ही दिख रहा है। और उसके बाद उन्होंने जो बात करी वो दलितों के लिए आरक्षण, तो ऑप्शन 2, तो इन दोनों में है। उसके बाद जो वो बात करते हैं वो करते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्राम सभा इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में ग्राम सभा को सम्मिलित करना। तो 1, 2, 3 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। व्हाट इज ट्रेड यूनियन? तो श्रमिक मजदूर संघ क्या है? तो ये है एक एसोसिएशन यानी समिति, ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट ग्रुप एक संगठित हित समूह, फेडरेशन यानी महासंघ, या फिर सभी। तो सभी तो होगा नहीं, तो ट्रेड यूनियन है एक ऑर्गेनाइज इंटरेस्ट ग्रुप यानी संगठित हित समूह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेबर लॉज इन इंडिया आर कंटेन्ड इन द, भारत में श्रम कानून समाहित है यूनियन लिस्ट में यानी संघ सूची में, या स्टेट लिस्ट राज्य सूची में, या कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में, या नन ऑफ दीज। तो जो लेबर लॉज है भारत में श्रम कानून जो है वो समाहित है कंकरेंट लिस्ट में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यानी समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कवर द फॉलोइंग एरिया, और संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों को आच्छादित करता है, यानी कलेक्टिंग बार्गेनिंग, सामूहिक सौदेबाजी, या फिर लेबर लेजिस्लेशन श्रम कानून,
और इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग यानी औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। जो औद्योगिक संबंध है वो सामूहिक सौदेबाजी की बात करेंगे, श्रम कानून, औद्योगिक संबंध प्रशिक्षण, इन तीनों से ही संबंधित है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल पेरिफेरी को मैच करना है, तो सेंट्रल पेरिफेरी से कौन हो जाएगा, एजी फ्रैंक हो जाएंगे। और आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, सेंट्रल पेरिफेरी से क्या हो जाएगा, एजी फ्रैंक हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपन क्लोज सोसाइटी यानी विवृत संवत्त समाज, ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरनाल मिडल। नेक्स्ट है सेंटर सेमी पेरिफेरी यानी केंद्र अर्धपरित, तो केंद्र अर्धपरित की बात किसने की है, वो की है समीर अमीन ने। ट्रस्टीशिप तो आपको पता है नासिता सिद्धांत एम के गांधी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और डी में 1, तो डी में 1 है 2 में, यहाँ आई थिंक आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे पर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ये साइड नहीं हो रहा है। तो आप मैं बता दूं 1 में 4 है, तो 1 में 4 यहाँ पे दिख रहा होगा लाइट लाइट आपको, 2 में है और फिर सेकंड में थर्ड है, तो सेकंड में थर्ड ऑप्शन 2 में है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे मैच कर लेना, ऐसे करके आप देख सकते हैं, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग ऑफिशियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यूज द कोड गिवन बिलो। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो कब कब हुए हैं, इनको आपको लगाना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो सतत विकास पर आयोजित कुछ ये कॉन्फ्रेंस थे, इनको आपको कौन क्रम में लगाना है। तो मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता दूं कि कैसे आपको करना है, क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो स्टॉकहोम सम्मेलन था वो सबसे पहले हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो था वो सबसे पहले हुआ था, मतलब 1972 में हुआ था, तो ये सबसे पहले है। और सबसे जो इसमें बाद में आता है वो ये वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट आता है, तो ये वाला सबसे लास्ट में है, आई थिंक 1983 है। तो ये आपको याद रखना है और आप ऐसे कर सकते हो, स्टॉकहोम वाला पहले रहेगा और वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट का मतलब विश्व पर्यावरण आयोग जो है वो बाद में रहेगा। तो ऐसे करके आप आंसर तो निकाल लोगे, फर्स्ट और लास्ट जो है वो 3 वाला रहेगा। मैं बता दूं फिलहाल सीक्वेंस क्या रहेगा। ग्लोबल 2000 कमीशन यानी वैश्विक 2000 आयोग जो है वो 1977 का है आई थिंक, और वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी यानी विश्व संरक्षण कूटनीति जो है वो 1980 का। लेकिन फिर भी आपको ऐसे याद करना है, स्टॉकहोम पहले है और सबसे लास्ट में हो जाएगा विश्व पर्यावरण आयोग यानी वर्ल्ड कमीशन इन्वायरमेंट, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। Who said wealth is not universal in every society but it flows with development and it is always private। यानी यह है कि किसने कहा है संपत्ति सभी समाजों में नहीं होती है अपितु विकास के साथ बढ़ती है और तथा हमेशा निजी होती है। तो ये है, अच्छा आपका ये कोटेशन रहेगा, वेल्थ जो संपत्ति है सभी समाजों में नहीं होती है, लेकिन जो विकास के साथ ये बढ़ती है और हमेशा किस में रहती है, प्राइवेट यानी निजी हाथों में रहती है। तो ये कोटेशन वेस्टरमार्क का, टायलर का या मॉर्गन का या फिर रोथ पंडित का, तो ये है मॉर्गन का, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन, और कहा है संपत्ति हमेशा निजी हाथों में रहती है और विकास के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक बेसिक डेमोग्राफिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन। बेसिक डेमोग्राफिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन जो बुक है वो 1998 में पब्लिश हुई है और ये बुक है के श्रीनिवासन की। तो ये भी यूजीसी नेट में आ चुकी है, तो लर्न होगी, और नहीं लर्न है तो अभी आप इसको देख लें। 1998 इम्पोर्टेंट ईयर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट इज़। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो आपको बताना है, तो वो कौन सा है, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो घनत्व वाला है राज्य वो हो जाएगा
तो करें हम सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो उसमें वेस्ट बंगाल की अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल में 1028 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में है 11,106। वेस्ट बंगाल में हम देखेंगे तो 1028 और बिहार में 1106 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन आयोग ने वेस्ट बंगाल को माना था, तो भी तो बिहार करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो असर्शन वाला और रीजन वाला क्वेश्चन है, तो बताना है कौन सा सही है। ऑल ग्रुप्स आर सोशल नेटवर्क, यानी सभी समूह सोशल नेटवर्क है। ऑल नेटवर्क्स आर नॉट सोशल ग्रुप, सभी नेटवर्क सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये क्या करें, क्योंकि एक पहला वाला कोटेशन कह रहा है कि सभी नेटवर्क है और दूसरा वाला कह रहा है सभी नेटवर्क सामाजिक समूह नहीं है। इसका मतलब दोनों बात सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं जा रहा है, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड बात नहीं कर रहा है। वो दोनों सिंपल कोटेशन दिए हुए हैं, तो दोनों बातें सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन से क्या मतलब है, यानी जनसंख्या विस्फोट से क्या मतलब है। इंक्रीज रेट ऑफ बर्थ, जन्म दर में वृद्धि, या फिर हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स, अत्यधिक जन्म दर और मृत्यु दर, या फिर ड्रास्टिक चेंज इन द बैलेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स, जन्म दर और मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन, या इसमें से कोई नहीं। तो जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात होगी, जनसंख्या विस्फोट की बात होगी, तो इसका मतलब है ड्रास्टिक चेंज इन द बैलेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट, जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व परिवर्तन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वो है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया टू 2011 द फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट इज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला कार्य सहभागिता जो दर है वो कितनी है, तो वो है 25.4। नेक्स्ट फिर रीजन और असर्शन वाला है, तो वो क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू वलनस्टीन कोर कंट्रीज आर डोमिनेंट कैपिटलिस्ट कंट्रीज, यानी वलनस्टीन के अनुसार कोर देश प्रमुख पूंजीवादी देश है। और because dominant capitalist countries developed by exploiting peripheral countries for cheap labor and raw material, क्योंकि वो सस्ते श्रम और कच्चे माल के लिए परिधि देशों का शोषण करके विकसित हुए हैं। तो ये दोनों ही बात बिल्कुल सही है, दोनों ही उससे रिलेटेड भी है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो ए और आर दोनों सही होगा, और उसकी सही व्याख्या भी होगी, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ जेंडर इंटेल्स दैट वन मस्ट एग्जामिन। इसका मतलब जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए एक अति आवश्यक है। वो क्या है, जेंडर डिवीज़न, यानी जेंडर विभाजन, और दूसरा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विपरीक्षण, या फिर जेंडर परफॉर्मेंस, जेंडर अनुपालन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। एक सामाजिक विश्लेषण में परीक्षण के लिए तीनों ही जरूरी चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगेन रीजन और असर्शन वाला है, तो उसमें कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी ग्रोइंग एट अ हायर रेट इज़ नॉट ट्रू इंडिकेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यानी जीडीपी की जो वृद्धि है सामाजिक विकास का एक सही संकेत नहीं है। और जीडीपी ओनली इंडिकेट्स ग्रोथ, जीडीपी केवल वृद्धि का संकेत देता है, नॉट द पैटर्न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस स्टेटा, ना कि लेकिन यह विभिन्न स्तरों पर इसके वितरण का प्रतिरूप नहीं है। तो यहाँ भी वो पहले जिसकी बात कह रहा है
उसके बारे में बता रहा है। लेकिन ये जो इसका जो, क्योंकि ये भी सेंटेंस सीधी बात कह रहा है, ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो बता नहीं रहा है। अब उस ऊपर वाले में क्या था, वो जोड़ रहा था डायरेक्टली बिकॉज से, लेकिन यहाँ पे वो जोड़ नहीं रहा, वो भी जीडीपी के बारे में बात कर रहा है, ये भी जीडीपी के बारे में कर रहा है, लेकिन वो उसका कोई कारण नहीं बता रहा है कि इसकी वजह से जीडीपी का सही संकेत नहीं, क्योंकि ऊपर वो क्या कह रहा था कि जीडीपी की वृद्धि सामाजिक विकास का सही संकेत नहीं है, और नीचे कह रहा है ये केवल वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर इसके जो वितरण है उसका प्रतिरूप नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों एक्सप्लेनेशन सही है, लेकिन इसका जो व्याख्या है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ जेंडर डिफरेंस। जेंडर विभेद का प्रमुख कारण क्या है? पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब पितृसत्तात्मक समाज, इकोनॉमिक डिफरेंस मतलब आर्थिक विभेद, पर्सनालिटी करेक्टर मतलब व्यक्तिगत विशेषता, या फिर प्रोक्रिएशन यानी बच्चे पैदा करना। तो जेंडर डिफरेंस जो हो रहा है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से हो रहा है, पितृसत्तात्मक समाज की वजह से, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मार्क आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन जेंडर एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत में जेंडर एवं विकास से संबंधित दृष्टिकोणों का सही क्रम का चयन कीजिए, ये आपको बताना है, और ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इसमें मैंने आपको बताया था KVS, जिसमें मैंने 3, 6, 9 वो भी बताया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें मैंने आपको कल्याण, विकास और सशक्तिकरण बताया था। तो अब आपको ढूंढना है कल्याण, विकास और सशक्तिकरण। अब इसको इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पे हिंदी लिखी नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, कल्याण मतलब वेलफेयर, विकास मतलब डेवलपमेंट, और सशक्तिकरण का मतलब है एम्पावरमेंट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल वुमेंस ईयर बाय UN। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था? तो वो है 1975, और 1975 लिखा ऑप्शन नंबर 1 पे, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी के साथ साथ हमने उत्तराखंड का जो 2017 वाला पेपर था वो कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।